बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेक्टर्स। इस लेक्चर में हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, साइंस में दो तरह की क्वांटिटीज हैं। एक क्वांटिटीज वो हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें उनके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। इन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज का नाम दिया जाता है। दूसरी वो क्वांटिटीज हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। इन क्वांटिटीज को आप जानते हैं, हम वेक्टर्स का नाम देते हैं। आप इन क्वांटिटीज के बारे में मैट्रिक्स से पढ़ते चले आ रहे हैं। आइए मैं आपको इनकी डेफिनेशंस रिकॉल करवाता हूं। स्केलर it is one that possesses only magnitude. It is expressed by a number along with its unit. Examples: टाइम। आप जानते हैं कि जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम कहते हैं 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 2 आवर्स, 50 मिनट्स। नंबर के साथ हमने यूनिट अटैच किया, एक्सप्रेशन मुकम्मल हो गया। टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर के साथ यूनिट अटैच किया, हमने टेम्परेचर को एक्सप्रेस कर दिया। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, वर्क। दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं वेक्टर्स की। इट इज वन दैट possesses both magnitude and direction. Examples: force, displacement, velocity, acceleration, torque, momentum, electric and magnetic fields, these are different examples of vector quantities. अब सवाल यह है कि इन्हें किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। How it is expressed. स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड है बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ
50 किलोमीटर्स, ये डिस्प्लेसमेंट का आ गया मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये आ गई इसकी डायरेक्शन। नंबर 2, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ये फोर्स का आ गया मैग्नीट्यूड, मेकिंग 45 डिग्रीज विद हॉरिजॉन्टल, ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, दूसरा तरीकेकार वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने का है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकली किसी वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की मदद से एक्सप्रेस किया जाता है बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कैसा होता है? ऐसा होता है, ये जो एरो है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट, सवाल यह है कि वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरी है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो स्टूडेंट सुन लें, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और इसकी डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल, हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट को रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली। अब 50 किलोमीटर लंबा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तो यकीनन हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें तो काम करना है पेपर के ऊपर। तो हम स्टूडेंट्स एक स्केल चूज करेंगे। हम कहेंगे कि हम 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब 50 किलोमीटर को एक्सप्रेस करने के लिए कितने सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट लगाना पड़ेगा? द आंसर इज 5 सेंटीमीटर। अगर 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा तो 50 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। हम 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ करेंगे, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और उसकी डायरेक्शन को ईस्ट की जानिब रखेंगे। अब ईस्ट को शो करने के लिए हम इस तरह से डायरेक्शंस मेंशन कर देंगे, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और उसके साथ हम स्केल भी रिप्रेजेंट करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, और इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 5 सेंटीमीटर का मतलब है 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये स्टूडेंट्स हमने एक वेक्टर क्वांटिटी को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की मदद से एक्सप्रेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स, इसे मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं तो हम फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारा इनिशियल पॉइंट ए है और हमारा फाइनल पॉइंट बी है, तो हम इस वेक्टर को लिखेंगे इस अंदाज से। अब स्टूडेंट्स, इसे सिंगल लेटर से भी बाजुकात रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्ज करें कि मैं इसे कह देता हूं कि यह है वेक्टर u, या इसे बाजुकात वेक्टर v या w भी कहा जाता है। तो मैं इसको इस अंदाज से लिखूंगा। अगर एक सिंगल लेटर अंडरलाइंड हो तो आप समझ जाएं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। स्टूडेंट्स, बाजुकात सिंगल लेटर को बोल्ड फेस के तौर पर भी लिखा जाता है किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। बोल्ड फेस आप समझते हैं कि जरा डार्क करके लिखना किसी लेटर को, यानी अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं डार्क वे से, u को अगर मैं डार्क अंदाज में लिख दूं तो वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से भी एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये अंदाज कोई ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये पता नहीं चलता कि ये इस वक्त बोल्ड लिखा हुआ है या बोल्ड नहीं लिखा हुआ। सो दीज आर द 2 बेस्ट वेज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। स्टूडेंट्स, ये तो हो गई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करने की। अब स्टूडेंट्स, एक तीसरा वे भी है और वो है XY प्लेन और स्पेस की मदद से। नंबर 3, हम इसे कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म इन XY प्लेन और 3D स्पेस। स्टूडेंट्स, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर को समझने के लिए पहले हमें प्लेन और स्पेस को डिफाइन करना होगा।
स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि अगर कुछ बॉल इस तरह से पड़े हों और आपको कहा जाए कि इनको मैथमेटिकल एड्रेस असाइन करें, तो हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा कि ये बॉल किस फॉर्मेशन में है। यहां पर जो बॉल हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, इनको मैथमेटिकल एड्रेस असाइन करने के लिए हमें एक रियल लाइन की जरूरत है। रियल लाइन आप जानते हैं कि दरमियान में जीरो, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स। अगर आप यहां पर एक रियल लाइन ड्रॉ कर दें तो हर बॉल को एक एड्रेस असाइन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि रेड बॉल का एड्रेस है 3, ग्रीन बॉल का एड्रेस है 5, ब्लैक बॉल का एड्रेस है -4। इस तरह से जितने भी बॉल हों, शर्त यह है कि वो स्ट्रेट लाइन पर हों, हर बॉल को एक एड्रेस असाइन हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर बॉल इस तरह से पड़े हों तो क्या अब आप एक रियल लाइन की मदद से हर बॉल को डिफरेंट एड्रेस असाइन कर सकते हैं, चूंकि हर बॉल डिफरेंट लोकेशन पर पड़ा है। अब जरा देखें कि रेड बॉल भी 3 के सामने है और ग्रीन बॉल भी अब 3 के सामने है। क्या दोनों का एड्रेस 3 है? द आंसर इज नो। चूंकि ये दोनों डिफरेंट लोकेशन पर हैं, सो इनका एड्रेस डिफरेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस मसले का हल एक मैथमेटिशियन ने निकाला। उसका नाम था रेने डेकार्ट। उसी के नाम पर इंट्रोड्यूस हुआ कार्टेशियन प्लेन, जिसे हमने बाद में एक्स वाई प्लेन का नाम दिया। स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन बनता है दो रियल लाइंस की मदद से। एक रियल लाइन जो आप पहले से देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रियल लाइन, इसे नाम दे दिया गया एक्स एक्सिस का, और दूसरी रियल लाइन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई। दोनों का जीरो जो था वो कॉमन कर दिया गया, यानी जीरो दोनों का इकट्ठे हो गया। एक हॉरिजॉन्टल रियल लाइन और दूसरी वर्टिकल रियल लाइन। हॉरिजॉन्टल रियल लाइन को एक्स एक्सिस का नाम दिया गया और वर्टिकल रियल लाइन को वाई एक्सिस का नाम दिया गया। अब स्टूडेंट्स, इस एक्स वाई प्लेन की मदद से हम इन तमाम बॉल्स को एड्रेस असाइन कर सकते हैं। अब एड्रेस के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगी एक्स वैल्यू जो कि ये एक्स एक्सिस से लेगा, और एक होगी वाई वैल्यू जो कि ये वाई एक्सिस से लेगा। स्टूडेंट्स, इस एड्रेस को हम एक ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट की शक्ल में लिखा जाएगा। पहले आएगी एक्स की वैल्यू, फिर आएगी वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू को हम एब्सिसा का नाम देते हैं और वाई की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि रेड बॉल का एड्रेस बना 3,4, यानी ये एक्स एक्सिस के सामने 3 पर है और वाई एक्सिस के सामने 4 पर है। और दूसरे बॉल का बन गया एड्रेस कुछ इस तरह से। दोनों का एड्रेस आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है। अब स्टूडेंट्स, इस रियल प्लेन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं? द आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, अगर वो प्लेन पर मौजूद होंगे तो हम एक्स वाई प्लेन की मदद से हर ऑब्जेक्ट को एक डिफरेंट एड्रेस असाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर 7 में जो रियल प्लेन है या एक्स वाई प्लेन है, इसे सेट लैंग्वेज में डिफाइन किया गया। अब चूंकि इसको हमने बनाया है दो रियल लाइंस की मदद से, इसलिए इस सेट का जो नाम रखा गया वो है आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन कार्टेशियन प्लेन और रियल प्लेन और एक्स वाई प्लेन इज डिफाइंड एज। ये स्टूडेंट्स आ गए इसकी सेट लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, इसका हर एलिमेंट एक्स वाई प्लेन पर, इस सेट का हर एलिमेंट एक्स वाई प्लेन पर या रियल प्लेन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट्स, इन्वॉल्व करते हैं अपने वेक्टर्स को। स्टूडेंट्स, हर पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच डिफाइंस पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हर पॉइंट की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्सप्रेस करता है। फर्ज करें कि ये एक पॉइंट है, पॉइंट P। अब स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें तो इस तरह से बन जाएगा एक OP पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इस पोजीशन वेक्टर को हम इस अंदाज से लिखेंगे, OP, इसके ऊपर वही डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो हमारा रिप्रेजेंट करने का वेक्टर को स्टाइल है, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स x, y, यानी वही ऑर्डर्ड पेयर अब वेक्टर लैंग्वेज में इस अंदाज से लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, हर पॉइंट का एक डिफरेंट पोजीशन वेक्टर होगा। अब स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि इन पोजीशन वेक्टर्स की सिग्निफिकेंस क्या है। स्टूडेंट्स, हम किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर्स की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्ज करें कि प्लेन में इस तरह से दो पॉइंट्स हैं A और B। अब ये दो पॉइंट्स हैं और हमने A को ज्वाइन कर दिया B से, ये हमारे पास एक वेक्टर बन गया, वेक्टर AB।
अब हमने इस वेक्टर को एक्सप्रेस करना है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के पोजीशन वेक्टर्स की जरूरत होगी। ये हमने पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये हमने पॉइंट बी का भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट्स, मुझे ए बी वेक्टर चाहिए। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम ए से जाएंगे पहले ओ पर और फिर जाएंगे बी पर। अब स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा वेक्टर के चैप्टर में कि जब भी आप किसी वेक्टर के अगेंस्ट जाएंगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो वेक्टर सबट्रैक्ट होगा, और जब आप वेक्टर की डायरेक्शन में जाएंगे तो वो वेक्टर ऐड होगा। जब हम ए से ओ पर आएंगे तो ये वेक्टर सबट्रैक्ट होगा, यानी माइनस ओ ए, और जब हम ओ से बी पर जाएंगे तो ये वेक्टर ऐड होगा, प्लस ओ बी। हमें चाहिए था वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी बन रहा है माइनस ओ ए प्लस ओ बी, यानी ओ बी माइनस ओ ए। ये स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर ए बी को ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स की मदद से एक्सप्रेस कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, सो हम किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर्स की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्ज करें कि एक और वेक्टर है, दैट इज पी क्यू। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को मिलाने वाला वेक्टर, हमने उसे एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए हमें दो पोजीशन वेक्टर्स की जरूरत है, एक ओ पी और दूसरा ओ क्यू। पी क्यू वेक्टर होगा ओ क्यू माइनस ओ पी, चूंकि आप ओ पी के अगेंस्ट गए और ओ क्यू की डायरेक्शन में गए, सो पी क्यू वेक्टर हमारा होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। हम पोजीशन वेक्टर्स की मदद से किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई प्लेन की। अब स्टूडेंट्स, स्पेस को भी हम इसी अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं, और इसी पैटर्न पर हम स्पेस में भी पोजीशन वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस की डेफिनेशन स्टूडेंट्स सेट लैंग्वेज में कुछ इस तरह से होगी। अब वहां पर याद रखिए, हमने प्लेन को दो रियल लाइंस की मदद से बनाया था, स्पेस बनेगा थ्री रियल लाइंस की मदद से, और ये तीनों रियल लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी कुछ इस तरह से। इन तीनों का जीरो कॉमन होगा, जिसे हम ओरिजिन का नाम देंगे। एक एक्सिस उसी तरह से एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, और तीसरे एक्सिस को हम इस दफा जी एक्सिस का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, अब हर पॉइंट के एड्रेस में तीन चीजें आ जाएंगी, एक एक्स कोऑर्डिनेट जिसको हम एब्सिसा का नाम देंगे, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट जिसे हम ऑर्डिनेट का नाम देंगे, और तीसरा जी कोऑर्डिनेट जिसे हम एप्लीकेट का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, स्पेस में भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं, हर पॉइंट का अपना पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन दोबारा सुन लें, अ वेक्टर which describes position of a point with respect to origin is called position vector of a point. It is represented by OP. इसे OP से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर पॉइंट P स्पेस में होगा तो वो ऑर्डर्ड ट्रिपल की मदद से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी उसमें तीन चीजें होंगी, X, Y और Z, और उसका पोजीशन वेक्टर OP से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जब पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बनेगा तो ब्रैकेट्स का स्टाइल चेंज हो जाएगा। पहले राउंड ब्रैकेट्स थी पॉइंट की सूरत में, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी वेक्टर की सूरत में। बिल्कुल वही सीन कि आप किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर्स की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं स्पेस में भी। फर्ज करें कि आपके दो पॉइंट्स हैं P और Q स्पेस के अंदर, तो आपको PQ वेक्टर लिखने के लिए दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स चाहिए, OP और OQ। अगेन PQ वेक्टर विल बी इक्वल टू OQ माइनस OP, चूंकि आप OP वेक्टर के अगेंस्ट गए और OQ वेक्टर की डायरेक्शन में गए। जिस वेक्टर के आप अगेंस्ट जाएंगे वो वेक्टर सबट्रैक्ट होगा, और जिसकी डायरेक्शन में जाएंगे वो वेक्टर ऐड होगा। ये स्टूडेंट्स, हमने समझ लिया प्लेन में वेक्टर्स को और स्पेस में वेक्टर्स को। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ वेक्टर की। स्टूडेंट्स, हम सीखने जा रहे हैं कि हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को लेंथ ऑफ वेक्टर, नॉर्म ऑफ वेक्टर या मॉडुलस ऑफ वेक्टर का नाम भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं वेक्टर इन प्लेन की। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में आप देख रहे हैं एक पॉइंट, दैट इज पॉइंट P, x, y उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट P का हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, यानी इसे ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं एक वेक्टर की मदद से। ये स्टूडेंट्स हमने बना दिया पोजीशन वेक्टर। अब OP वेक्टर इस तरह से लिखा जाएगा, यानी पहले जब पॉइंट था तो राउंड ब्रैकेट्स थी, अब जब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन गया तो ब्रैकेट्स आ गई स्क्वायर, ये पॉइंट से बन गया पोजीशन वेक्टर। स्टूडेंट्स, हम लेट करते हैं कि इस जो पोजीशन वेक्टर है OP, इसकी लेंथ है R, यानी इसके मैग्नीट्यूड को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स,
इसका जो फॉर्मूला है इसकी लेंथ कैलकुलेट करने का, उसको ड्राइव करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई एक राइट ट्राइंगल। राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज है यहां पर वेक्टर OP। अब हाइपोटेन्यूज की लेंथ यहां पर है वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड, दैट इज R। स्टूडेंट्स, हमने इस R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, यहां पर है राइट ट्राइंगल। अब आपको जरा सोचना चाहिए कि राइट ट्राइंगल है, हमने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, एंगल की बात यहां पर अभी तक नहीं की गई। इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या करना चाहिए? मैंने आपको हिंट दिया था कि हम यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, राइट ट्राइंगल में एक थ्योरम अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ हो तो हम इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मेरा सवाल यह है कि इस राइट ट्राइंगल में बेस की लेंथ क्या होगी? द आंसर इज x। और परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी? द आंसर इज y। सो स्टूडेंट्स, r स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां से r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यह है स्टूडेंट्स इस वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड। ये हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया प्लेन के लिए। अब स्टूडेंट्स, इसी वेक्टर को ले आते हैं स्पेस में। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉइंट आ गया स्पेस में। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। स्टूडेंट्स, हमने ये इसका बना दिया पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर है इस दफा स्क्वायर ब्रैकेट x, y, z। अगेन इस वेक्टर की लेंथ को हम r का नाम दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, वही काम हम फिर करेंगे, यानी यहां पर भी हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे, लेकिन अब राइट ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगी कि हम पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो XY प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट एंगल के अपोजिट साइड अगेन वेक्टर OP की लेंथ दैट इज R। अब स्टूडेंट्स, ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ क्या होगी? शाबाश, इसकी लेंथ होगी Z। जी, आप जरा गौर कर लें, चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है XY प्लेन पर, XY प्लेन से लेकर पॉइंट P तक ये जो डिस्टेंस है ये है Z। अब स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ उसको अगर आप नाम दे दें A का, तो आपके पास R स्क्वायर इक्वल होगा Z स्क्वायर प्लस OA वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। यानी OA को मैंने वेक्टर कह दिया, OA मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमें OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स, आप क्या करें, इस पॉइंट A से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। जी, अब ये वही मामला आ गया जैसा प्लेन में था। आप पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें x एक्सिस पर। ये आपके पास अगेन एक राइट ट्राइंगल बन गई। स्टूडेंट्स, अब इस राइट एंगल के अगेंस्ट, जो राइट एंगल के अपोजिट जो हमारे पास आ रही है साइड हाइपोटेन्यूज, वो है वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड। अब इसकी बेस है x और इसका परपेंडिकुलर है y। अब यहां पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वेक्टर OA मैग्नीट्यूड स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हम जाके 1 में पुट कर देते हैं। जो हमने पहले बनाया था R स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस OA मैग्नीट्यूड स्क्वायर, अब यहां पर OA मैग्नीट्यूड स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमने वैल्यू पुट की, R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायर रूट लेने से हमें फॉर्मूला हासिल हुआ R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, और R रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर OP की लेंथ को। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला स्पेस के लिए। बिल्कुल वही पैटर्न, चेंज क्या आया? प्लेन में हमारे पास x और y दो कंपोनेंट्स थे, उन दोनों का स्क्वायर हुआ, सम हुआ और स्क्वायर रूट आ गया। और स्पेस में चूंकि 3 कंपोनेंट्स है, सो तीनों के स्क्वायर्स का सम होल स्क्वायर रूट, ये हमारे पास उस वेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला आ चुका। स्टूडेंट्स, दोनों फार्मूलाज में बिल्कुल सिमेट्री है, आप बासानी दोनों फार्मूलाज को याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब कुछ मजीद डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं वेक्टर्स के हवाले से। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंसेप्ट है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल टू ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन।
स्टूडेंट्स अगर वेक्टर्स इन प्लेन की बात की जाए तो उस सूरत में दो वेक्टर्स इक्वल होंगे जब उनके x और y कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी x कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे और देन y कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से स्पेस के लिए भी कंसेप्ट होगा, x कंपोनेंट्स, y कंपोनेंट्स और z कंपोनेंट्स अगर दो वेक्टर्स के सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो उस सूरत में वो दो वेक्टर्स इक्वल कंसीडर होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट है नेगेटिव वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव टू ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो दो वेक्टर्स एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम सीखते हैं कि वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स इसके लिए हम दो टेक्निक सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट टेक्निक है हेड टू टेल रूल और दूसरी है एडिशन इन कंपोनेंट फॉर्म। स्टूडेंट्स हेड टू टेल जैसा कि नाम से जाहिर है, हेड टू टेल अगर हमें फर्ज करें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दिया। अब फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेकर सेकंड वेक्टर के हेड तक जो थर्ड वेक्टर होगा वो इन दो वेक्टर्स का सम कंसीडर होगा। स्टूडेंट्स अगर तीन वेक्टर्स हों तो आप सेम टेक्निक को कंटिन्यू रखेंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे के हेड के साथ तीसरे की टेल, फिर ये तीनों को ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट वेक्टर की टेल से थर्ड वेक्टर के हेड तक जो आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो इन तीनों वेक्टर्स का सम कंसीडर होगा। यही टेक्निक आप 4, 5 और n वेक्टर्स के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब अगर बात की जाए इसी तरह ज्योमेट्रिकल तरीकेकार से वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन अगर आपने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एक वेक्टर है वेक्टर u और दूसरा वेक्टर है वेक्टर v, आपने u माइनस v करना है, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप करेंगे वेक्टर v का पहले नेगेटिव वेक्टर मालूम करेंगे। अब नेगेटिव वेक्टर कैसे आएगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये स्टूडेंट्स हमने वेक्टर v का नेगेटिव वेक्टर मालूम कर लिया। इस नेगेटिव वेक्टर को वेक्टर u में आप ऐड कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह से हेड टू टेल रूल यूज करते हुए आपने फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ इस वेक्टर की टेल ज्वाइन कर दी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या किया है, आपने u प्लस माइनस v किया है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट वेक्टर की टेल से आप सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करें। अब ये जो वेक्टर है ये है u माइनस v। अब मैं आपको u प्लस v भी इसके साथ दिखा देता हूं। ये था स्टूडेंट्स हमारा u प्लस v वेक्टर और ये है u माइनस v वेक्टर। ये स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल यूज करते हुए हमने सीख ली वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में आप प्लेन में समझ लें या स्पेस में, दोनों का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। मैं आपको स्पेस में बता देता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है एक वेक्टर u जो कि है स्पेस में x1, y1, z1, ये इसके तीन कंपोनेंट्स, और वेक्टर v इसके तीन कंपोनेंट्स x2, y2 और z2। स्टूडेंट्स आपने इन दोनों को ऐड करना है, आप कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर दें, यानी u प्लस v जब आप करेंगे तो x1 ऐड हो जाएगा x2 में, y1 ऐड हो जाएगा y2 में और z1 ऐड हो जाएगा z2 में। ये आपके पास इन दोनों वेक्टर्स का सम आ चुका। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप दो या n वेक्टर्स, 2, 3, 4 या n वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स हो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। करना क्या है, आपको x कंपोनेंट्स को x कंपोनेंट्स में ऐड करना है, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट में और z कंपोनेंट को z कंपोनेंट में। प्लेन में आप समझ चुके हैं कि वहां पर चूंकि सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे, सो x को x में और y को y कंपोनेंट में आप ऐड करेंगे तो आपके पास सम आ चुका होगा। स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर आप सब्ट्रैक्शन के लिए परफॉर्म करेंगे। अगर आपको u माइनस v परफॉर्म करना है तो u के x कंपोनेंट में से आप v का x कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर दें, और इसी तरह u के y कंपोनेंट में से v का y कंपोनेंट और u के z कंपोनेंट में से v का z कंपोनेंट आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास u माइनस v वेक्टर आ चुका होगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। स्टूडेंट्स अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में फौरन सवाल आना चाहिए कि वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया 1, डायरेक्शन क्या होगी? स्टूडेंट्स यहां पर जरा ध्यान से समझ लें, प्लेन हो या स्पेस, प्लेन और स्पेस दोनों में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। हर डायरेक्शन का अपना यूनिट वेक्टर होता है, यानी प्लेन में भी और स्पेस में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तमाम यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। हर डायरेक्शन का अपना
यूनिट वेक्टर होगा। जब भी हमें यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए कहा जाता है तो हमें एक खास वेक्टर दिया जाता है, हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम करना होता है। यानी जब आपको यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो एक खास वेक्टर दिया जाएगा। जैसे ये वेक्टर है u, ये वेक्टर है u x, y, z, यानी ये स्पेस में है वेक्टर। हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है, यानी इसी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब स्टूडेंट्स इसका मेथड बहुत आसान, आप इस वेक्टर को आप डिवाइड कर दें इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक हैट के साथ, यानी जब ये सिंपल वेक्टर होगा तो ये अंडरलाइंड होगा, u अंडरलाइन, तो ये सिंपल वेक्टर है। जब u के ऊपर हमने हैट लगा दिया तो ये उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, यानी u हैट विल बी इक्वल टू वेक्टर u डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड। ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ये हमने वेक्टर u की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया। अब स्टूडेंट्स आपके ज़हन में ये भी सवाल आना चाहिए कि हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स फर्ज करें कि आपको कहा जाता है कि ये एक खास वेक्टर है, दैट इज वेक्टर u, आप इसकी डायरेक्शन में 5 लेंथ का वेक्टर मालूम कर दो, एक ऐसा वेक्टर मालूम कर दो जिसकी लेंथ 5 हो। अब इस वेक्टर u की कोई खास लेंथ होगी, कोई खास मैग्नीट्यूड होगा। यहां पर इस वेक्टर u का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2। हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ हो 5। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इस वेक्टर u का यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम कर लेंगे। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, द आंसर इज 1। आप उस यूनिट वेक्टर को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन u वाली ही होगी लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। ये जो स्टूडेंट्स हमने एक नंबर के साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक खास मैग्नीट्यूड का वेक्टर मालूम किया, स्टूडेंट्स इस मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम देते हैं। आइए आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, फर्ज करें वो वेक्टर है v, बाय अ स्केलर। स्केलर है कोई भी रियल नंबर, हम फर्ज करते हैं उसका नाम है k। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर k इज अ वेक्टर whose magnitude is k times that of v। फर्ज करें अगर वेक्टर v का मैग्नीट्यूड 10 है और k की वैल्यू है 2, तो जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ v होगा, यानी 20 होगा। अगर वेक्टर v का मैग्नीट्यूड 6 था और k की वैल्यू है 3, तो 3 6 आर 18, जो हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 18 होगा। अब इसमें दो बातें और भी हैं जो आपको याद रखनी है। इफ k will be positive, then v and kv will have सेम डायरेक्शन। अगर जो स्केलर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वेक्टर v और kv, जो वो वेक्टर जो आफ्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगा, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी अगर k की वैल्यू पॉजिटिव होगी। हम इन्हें पैरेलल इन सेम डायरेक्शन का नाम भी देते हैं, हैव सेम डायरेक्शन, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। नंबर 2, if k will be negative, then v and kv will have
अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शन जब होंगी तो हम उन्हें कहेंगे पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन, और फिजिक्स में इन्हें एंटी पैरेलल का नाम भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स, दोनों सूरतों में जो वेक्टर के वी है उसका मैग्नीट्यूड के टाइम्स दैट ऑफ वी होगा। अगर वेक्टर v का मैग्नीट्यूड 7 है, k की वैल्यू 3 है, तो 3 टाइम्स ऑफ द वेक्टर v मैग्नीट्यूड यानी 21 होगा वेक्टर के वी का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स, हमने यहां पर देखा कि जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से, किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर हमें हासिल हो रहा है वो पैरेलल होता है। अगर स्केलर k की वैल्यू पॉजिटिव हो तो पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, और अगर स्केलर k की वैल्यू नेगेटिव हो तो पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां से हमें पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन भी मिल रही है। पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स are said to be parallel to each other if one is non-zero scalar multiple of the other. That is to say, u will be parallel to v if u will be equal to k times that of v, k is non-zero. ये है स्टूडेंट्स कंडीशन दो वेक्टर्स के पैरेलल होने की। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के उस वक्त पैरेलल होगा जब एक वेक्टर दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल होगा। याद रखिएगा, अगर k की वैल्यू, मैं फिर दोबारा बता देता हूं, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, और अगर k की वैल्यू नेगेटिव होगी तो पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे वो दोनों वेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स, हम कुछ स्पेशल वेक्टर्स की बात करते हैं। उन स्पेशल वेक्टर्स की वजह से जो हमारी कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स है वो रीडिफाइन हो जाएगी। स्पेशल वेक्टर्स, स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशल वेक्टर्स हैं ये बुनियादी तौर पर यूनिट वेक्टर्स हैं। मैं अगर पहले बात करूं प्लेन की, लेट i hat and j hat be two यूनिट वेक्टर्स such that i hat, हमारे पास एक वेक्टर है दैट इज 1,0, यानी इसका x कंपोनेंट 1 है और y कंपोनेंट 0 है। इससे ये पता चलता है कि जो वेक्टर i hat है ये x एक्सिस के अलोंग है, और वेक्टर j hat है 0,1, यानी इसका x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट 1। इसका मतलब है कि ये y एक्सिस के अलोंग है। आप i या j दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मालूम करेंगे तो वो 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स, कोई भी वेक्टर है प्लेन में, लेट u x, y be any vector in plane, then वेक्टर u को हम लिखेंगे प्लस x, 0 प्लस 0, y। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर आप इन दो वेक्टर्स को ऐड करें तो कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड होने से आपके पास वही वेक्टर आ जाएगा।
अब स्टूडेंट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बुनियाद पर मैं यहां पर x और यहां पर y कॉमन ले सकता हूं। मैं इसे लिख सकता हूं x 1,0, यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, 1,0 प्लस y, यहां से y कॉमन लिया तो 0,1। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1,0 ये वेक्टर है वेक्टर i हैट और ये वेक्टर है वेक्टर j हैट, यानी मैं वेक्टर u को लिख सकता हूं नाउ वेक्टर u दैट वाज बेसिकली x, y। अब इसे लिखा जा सकता है x i हैट प्लस y j हैट। स्टूडेंट्स एक स्टाइल था ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स की शक्ल में। एक स्टूडेंट्स ये स्टाइल आ गया जो कि है यूनिट वेक्टर्स की बेस पर, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स की बेस पर। i हैट इज अ वेक्टर अलोंग x एक्सिस एंड j हैट इज अ वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ये स्टूडेंट्स हमने एक नई रिप्रेजेंटेशन सीख ली। अब ये थी हमारे पास प्लेन में, ये अगर हम बात करें, हमने पहले बात की प्लेन की। अब अगर हम इसी पैटर्न पर स्पेस की बात करें तो स्टूडेंट्स i j और फिर आ जाएगा हमारे पास एक तीसरा यूनिट वेक्टर दैट विल बी अलोंग z एक्सिस, उसको हम नाम देंगे k का। हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे। i हैट अब हो जाएगा 1,0,0, j हैट हमारे पास होगा 0,1,0 और k हैट होगा 0,0,1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स आ गए। इन तीनों का अगर आप मैग्नीट्यूड बिल्कुल इसी पैटर्न पर मालूम करेंगे तो तीनों का मैग्नीट्यूड यकीनन 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक वेक्टर हो u स्पेस में, लेट u हमारे पास एक वेक्टर x, y, z इन स्पेस। अब स्टूडेंट्स मैं इस वेक्टर को वेक्टर एडिशन की मदद से स्प्लिट कर सकता हूं इस अंदाज में, x, 0, 0 प्लस 0, y, 0 प्लस 0, 0, z। अब यहां से x, यहां से y और यहां से z कॉमन अगर मैं लूं, 1, 0, 0 प्लस y, 0, 1, 0 प्लस z, 0, 0, 1। अब स्टूडेंट्स ये है i हैट, ये है j हैट और ये है k हैट। x i हैट प्लस y j हैट प्लस z k हैट। ये स्टूडेंट्स हमने इस वेक्टर u को i j k कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी एक नोटेशन है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है किसी वेक्टर को लिखने की। अब स्टूडेंट्स मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देकर लेक्चर को एंड करता हूं। फर्ज करें हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट P, दैट इज 2, -3, 4। हमें इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसके दो तरीकेकार होंगे। मैं इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखने जा रहा हूं। वेक्टर OP विल बी रिटन एज, आप राउंड ब्रैकेट की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट बना दें, 2, -3, 4। ये था स्टूडेंट्स पॉइंट, ये इसका बन गया पोजीशन वेक्टर। स्टूडेंट्स इसी पोजीशन वेक्टर को लिखने का दूसरा अंदाज, आप इसे लिखेंगे 2i बाद में -3j प्लस 4k। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।